नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम का डिजिटल पेज लाइव। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और आज का हमारा खास कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड हमने कुछ लोगों को शामिल किया है अपने कार्यक्रम में, जो बताएंगे कि उनके उनके देशों में किस तरह से कोरोना के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई है। सबसे पहले आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रोफेसर अशोक कुमार जुड़ रहे हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ब्राजील से हमारे साथ प्रशांत कुमार जी जुड़ रहे हैं, वहां पर भी काफी समय से रह रहे हैं और कोरोना को लेकर काफी अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। हमारे साथ इंडिया को लेकर ताजा अपडेट देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जुड़े हुए हैं। एंटी कोरोना टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोरोना पेशेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में उर्वशी गौर जुड़ेंगी, मैक्सिको से जुड़ेंगी, समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं और पिछले काफी समय में जब वो भारत में रही तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देती रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक कुमार, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि अगर हम जब लिस्ट देखते हैं कोरोना एपिडेमिक के बाद उन प्रभावित हुए देशों की सूची में तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। मौजूदा वक्त में भी वहां पर 2,15,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 76 लाख लोग कोरोना से इफेक्टेड हो चुके हैं। किस तरह से कोरोना एपिडेमिक के बाद आप सबकी लाइफ में परिवर्तन आया है? Well, Kunal ji, as this corona pandemic has really forced us to get a new perspective on life itself, because the way everything has been closed down and the economy has really taken a beating, but certainly at the same time, it has forced the whole of humanity to take another look at the life itself. How we have been carrying so much of baggage on our shoulders, and I think this situation is really prompts us to look into that. What are the essentials for life and what are not, and how we should be modifying our life. That's the thought which is going through everybody's mind in today's time. Yeah. बिल्कुल। प्रशांत जी, आपसे हम अगर बात करें तो ब्राजील का नंबर तीसरे स्थान पर आता है। 49 लाख लोग वहां पर कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं और 1,46,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भारतीय होने के नाते भी आप काफी चिंतित होंगे क्योंकि दूसरे मुल्क में पिछले काफी समय से रह रहे हैं। और किस तरह से कोरोना की बीमारी आने के बाद से आप लोग की लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, किस तरह से आपने इस पूरे कोरोना पीरियड को देखा? जी हाँ, ब्राजील में और ज्यादा मान सकते हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है, केवल 22 करोड़ जनसंख्या है और इतनी ज्यादा जो फैला है कोरोना यहाँ पर और जितनी ज्यादा डेथ हुई है, तो ये एक तरह से ग्रेवयार्ड बन गया था। और स्पेशली जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, मनाउस, अमेजन की राजधानी, ये एपिसेंटर था। यहाँ सबसे वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसिटी कोरोना पेशेंट्स की, डेथ्स की यहाँ पर थी और अभी वापस सेकेंड वेव भी आ गई है। लेकिन एज ए फॉरेनर अब हम लोगों को बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। वी आर वेरी मच कॉशियस बिकॉज सब लोगों की नजर रहती है हमारे ऊपर। कुछ भी मैं कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ, यहाँ का रेजिडेंस हो कुछ भी करे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हमें कुछ भी हुआ तो तुरंत ही। तो इसलिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हुए काम भी देखना है क्योंकि जो काम करने को मिला है वो अपना भी करना है, साइड बाय साइड अपनी सुरक्षा बहुत ही ज्यादा रखनी है। और इसको रखते हुए, लेकिन हाँ एक बात है, हमारी यहाँ जो भारतीय दूतावास है ब्राजीलिया में और कॉन्सुलेट है जो साओ paulo में, बहुत ज्यादा वो बराबर हमारे टच में रहे, आज तक भी टच में है। कभी भी कुछ भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी हो, तुरंत प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब इससे एक तरह से होम अवे फ्रॉम होम वही हमारा एम्बेसी है। बाकी तो हम लोग अलग अलग रह ही रहे हैं और इसके साथ जो बाकी लोकल लोग हैं उनसे भी मैं जुड़ा रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर भारतीयों की संख्या बहुत कम है, तो फिर भी लेकिन अवेयरनेस फैलाता रहता हूँ। दूसरा, आयुष मंत्रालय से और जो भी हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सब हमारे लोकल के साथ शेयर करता हूँ। हालांकि मुझे पुर्तगीज अब बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी इतनी आती है कि मैं अपनी बात कह लेता हूँ और ट्रांसलेटर की भरोसे, और ऐसे चल रहा है मामला। ठीक है। डॉक्टर प्रोफेसर सिद्धार्थ गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंटी कोरोना टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और तमाम आंकड़ों पर नजर भी बनाए हुए हैं। प्रोफेसर सिद्धार्थ, अगर हम बात करें कोरोना एपिडेमिक की तो समय के साथ साथ भारत में भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे हैं। 66 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोग भारत में अब तक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। समय कितना क्रूशियल चल रहा है? जी, कुणाल जी, आज एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले तो मैं अपने कंट्री की, अपने देश का ही बताना चाहूंगा
कि इंडिया में जो अपने देश में जो स्टेडी ट्रेंड देखा जा रहा है हाई रिकवरीज का, ये आज तक कंटिन्यूड है। 82,260 रिकवरीज जो हमने रजिस्टर करी है लास्ट 24 आवर्स, और इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं न्यू केसेस की बात करता हूं तो 75,829 न्यू केसेस देखे गए हैं। ओवरऑल रिकवरी की बात करता हूं तो सर्च करी गई है, 55,09,966 केसेस की रिकवरी हो रखी है। पर अभी भी प्रिवेंशन इज ऑलवेज द नीड ऑफ द आवर। मैं MH1 चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि इसमें कोई स्पर्धा तो चल नहीं रही है कि किसका कितनी डेथ है। एक एक मृत्यु भी चिंता का विषय बना होता है, चाहे वो अपने देश में हो या दूसरे देश में हो या वेस्टर्न कंट्री में हो, तो दुख तो रहता ही है। पर इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम अपने देश की बात करते हैं, क्योंकि आज भी हमारी यही चर्चा हो रही थी इससे पहले कि जो हम लोग रोग प्रतिरोध क्षमता है अपने हिंदुस्तानी में, अपने देश में, जहाँ पे आयुष मंत्रालय इतना इफेक्टिवली आ गया है, जब से पैंडेमिक के अनाउंस करा गया है, स्टार्ट करा गया है, इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ा चुके हैं, अब बढ़ावा दे चुके हैं। तो शायद यही है कि अपनी इस तरह की जो टैली है, जो हमारा 65 लाख मार्क तो करा है इन्फेक्शन के मामले में, 66 लाख मार्क तो अप्रोच तो कर रहे हैं, बट उसके अलावा हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। पर जब तक दवाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक ढिलाई नहीं किसी भी तरह। ठीक है, लेकिन प्रशांत जी, अगर हम बात करें, आप पिछले काफी समय से ब्राजील में रह रहे हैं, वहां पर कोरोना एपिडेमिक ने अपना कितना व्यापक कहर दिखाया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरह से आपके डे टू डे शेड्यूल्स चेंज हुए हैं, सरकार की तरफ से कितना कोऑर्डिनेशन रहा, किस तरह से जो प्रवासी भारतीय वहां पर रहते हैं उनसे सरकार ने संपर्क बनाया ताकि आप लोग इस पूरी महामारी के दौरान अपने आप को अलग महसूस ना करें? जी, यहाँ पर शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल तो बहुत ज्यादा टाइट था। मतलब एक तरह से मैं बाहर निकलता ही नहीं था उन दिनों जब ये बीमारी पीक पर थी। और साथ में जो वर्किंग आवर्स थे लगभग, मतलब ऐसा था कि 2 शिफ्टों में काम होता था। जैसे एक साथ मेरा काम फील्ड का रहता है, पावर प्लांट लगाने का काम करता हूं मैं, जो मेरी कंपनी है, तो उसमें फील्ड वर्क रहता है और लोकल लोगों से ही काम कर लगवाना है। और मैं चूंकि यहाँ सबका ओवरऑल इंचार्ज हूँ, तो साइड पे जाना भी मुश्किल है और दूर रहना भी मुश्किल है। तो फिर ऐसा करता था मैं, जब काम शुरू होने से पहले सुबह 5 बजे साइट पर जाके चेक करना, इसके बाद वापस आ जाना, क्योंकि वो लोग जाएंगे, उनमें भी आधा आधा काम डिवाइड करना। मैकेनिकल वाला सुबह आएगा, इलेक्ट्रिकल वाला शाम को आएगा, और कुछ बहुत नॉन क्रिटिकल टास्क है वो रात में कर सकता है। और जब वो लोग चले जाते थे 6 बजे के बाद, उसके बाद मैं वापस फिर चेक करने जाता था साइट को, और इस तरह से। और साथ में अब दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि सारा जो आयुष मंत्रालय की दवाइयां हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। लॉकडाउन होने की वजह से भारत से मंगाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि न कोई शेड्यूल फ्लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर ही मैंने ढूंढा उनको। यहाँ दवा आयुर्वेद जो जड़ी बूटियां हैं ब्राजील में बहुत हैं, बट उस नाम से नहीं है, कुछ और है। फिर ऐसे करके जो कुछ मिला वो, और जो मैं अपने साथ रखता हूँ अपनी भारतीय जो मसाले, और उनमें से बस उन्हीं की कृपा रही जो बराबर कुछ खाता रहा। हाँ, लेकिन रेडीमेड दवाइयां नहीं मिल पाई, जैसे सुगंधा है और जो और भी जो दवाइयां आयुष मंत्रालय से जो सीधी प्रिस्क्राइब की गई। लेकिन फिर भी अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का नाम सुनते ही इसको कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में थोड़ा सा डर लगने लगता है। राष्ट्रपति, आपके जिस देश में इसके आप हैं, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन मेलानिया ट्रंप का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में दिल में कहीं खौफ था कि स्थिति थोड़ी हाथ से निकलती जा रही है। एक्चुअली देखिए, समस्या तो बनी हुई है यहाँ पर। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स थे, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, मास्क लगाना, यहाँ थोड़ा सा लोग हेजिटेंट थे इस मामले में। लाइक दिस वुड हैव बीन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दैट हैज बीन इशू हियर। तो उसके कारण हुआ कि यहाँ इतना सब संख्या बढ़ती गई, पेशेंट्स की संख्या बढ़ती गई, और एक खौफ तो है। पर अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा रिसोर्स रिच कंट्री है, तो यहाँ पर, और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर देम टू कंट्रोल इट, प्रोवाइडेड इन्होंने अपनी ये जो मेथड्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क इस्तेमाल करना ठीक से किए होते। पर यहाँ थोड़ा कहीं हेजिटेशन दिखा। आप भी देख रहे होंगे कि लोग जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप की भी अगर बात आती है तो he has been criticized for this thing also, तो वो थोड़ा सा है। पर फिर भी यहाँ पर अब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होना लगी है। अब थोड़ा सा कॉन्शियस हुए। जब इनिशियल फेज में बहुत सारा ईस्ट कोस्ट पर बहुत सारी डेथ हुई एकदम से, जब शुरुआत के दौरान,
और दूसरा भी ये हुआ कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फ्लो के दौरान किस तरह का रिस्पॉन्स अमेरिका की गवर्नमेंट से मिला है आप लोगों को जो भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे हैं? क्या सेम था अन्य अमेरिकी नागरिकों की तरह या फिर थोड़ा सा बदलाव था या कुछ ज्यादा ही तवज्जो या इम्पोर्टेंस दी गई क्योंकि आप भारत में? आपकी आवाज थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल है जो किसान जी से मैंने किया है कि किस तरह से गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आपके प्रति रहा, थोड़ा अलग था अन्य अमेरिकी नागरिकों के मुकाबले या फिर सामान्य था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर खुद ही बहुत कॉन्शियस है, लाइक हम लोग वी आर on an average American, like I think we are, this community is much more conscious of it, and तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि इंडियन कम्युनिटी में कुछ ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, ऐसी बात हुई, बिकॉज वो हमारी अपनी अवेयरनेस है। असल में यहाँ की जो सोशल ग्रुप्स हैं वो भी काफी कॉन्शियस रहे हैं, तो ऐसी खास कोई ऐसी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली नहीं हुई इंडियन कम्युनिटी के साथ। ठीक है। प्रोफेसर सिद्धार्थ, अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जो भारतीय रिपोर्ट सामने आई है कोरोना को लेकर, उसमें इस बात की जानकारी बहुत प्रमुखता से उभरी है कि हाल फिलहाल में नंबर ऑफ पेशेंट सामने आ रहे हैं, 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो 20 से 40 की उम्र के हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लगता है कि ये इस संक्रमण ने सबसे ज्यादा किसी को गिरफ्त में लिया है तो वो जवान लोग हैं। कुणाल जी, ये तो क्योंकि हम अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर भी अपने बोले, क्योंकि अब इस समय पैंडेमिक का ऑलमोस्ट देखिए मिड से भी पीक से भी हम आगे हैं, और सबसे बड़ी बात चाहे हेल्थ, अब क्योंकि अब हम लोग अनलॉकडाउन फेज में हैं अपनी कंट्री में। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि जान है जहान भी है, दोनों चीजों का चलना जरूरी है। अनलॉकडाउन फेज 1 में जब सारी गतिविधियां ओपन कर दी गई हैं, public transport, offices, shops, restaurants, everything has been open. तो ऐसे में तो ये चीज हमारे जब एम्स के डायरेक्टर भी आए थे और आते रहे हैं MH1 चैनल पे, तो हम लोगों ने इस चीज को पहले भी प्रेडिक्ट करा था, पर उतनी इन्फेक्टिविटी नहीं है। और जो इस समय हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वाकई में जो हमारे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज, मेडिकली चैलेंज पेशेंट्स हैं वो तो नहीं भर्ती, जिनको कोविड-19 का रिसक्सिटेशन ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। पर जहाँ तक यंग पॉपुलेशन की बात है, यंग पॉपुलेशन के हॉस्पिटलाइज होने के 2 रीजंस हैं, मैं जरूर बोलूंगा। जो अगर यंग पॉपुलेशन है, जो जितनी भी टाइम की चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, स्टाफ के लिए जो हॉस्पिटल केयर प्रोवाइडर जो भी हो, इस समय तब से नॉन स्टॉप वर्क करते करते तो उनके भी सेहत पे भी फर्क पड़ा है, और कहीं ना कहीं इन्फेक्टिविटी से भी हम लोग इन्फेक्ट हुए हैं और उसके साथ में कॉन्टैक्ट में आए हैं। तो यही एक रीजन है, क्योंकि टेस्टिंग की बात बढ़ी है, जहाँ जब टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फेक्शन का पता चल रहा है, तो इट्स बेटर कि अगर है तो हम जाके हॉस्पिटलाइज होकर यही बोल रहे हैं कि ठीक हो सके। होम केयर गाइडलाइंस, होम क्वारंटाइन गाइडलाइंस हम उन्हीं को कह रहे हैं जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड चैलेंजिंग कंडीशन में नहीं। प्रशांत जी, अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो जब कोरोना अपनी पीक पर आया तो लोगों को एडवाइस दी गई थी कि आयुर्वेद का सहारा लीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और थोड़ा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। बात करें हम ब्राजील की, तो वहां पर किस तरह से आप लोगों ने इस पूरे कोरोना फेज को गुजारा था? वहां पर भी आप लोगों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को वहां पर अपनाया, फिर वहां पर सरकार की तरफ से कुछ अलग ही इंस्ट्रक्शंस मिले थे? यहाँ पर सरकार की तरफ से तो वही था कि अगर जिसको जांच करानी है, जांच कराने के बाद क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। जहां मैं रहता हूँ, मेरे बगल में ही एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, पूरे मेडिकल यूनिवर्सिटी को एज ए कोरोना वार्ड घोषित कर दिया था। और यहाँ पर क्या, मैं अमेजन में रहता हूँ, तो यहाँ ट्राइबल्स भी बहुत रहते हैं, रेड इंडियन बोलते हैं, तो उनमें भी इन्फेक्शन फैल गया था, अभी भी है, अब कम हो गया है। तो उनके लिए भी अलग से था, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल और थोड़ा उनको जनरल पीपल से मिक्स नहीं होने देना है। लेकिन जो सुविधा, जो अवेयरनेस की बात करें, तो अवेयरनेस तो अब समस्या लैंग्वेज की आती है। हमारे यहाँ पुर्तगीज बोलते हैं, 100% पुर्तगीज है, तो प्रॉब्लम तो थी लैंग्वेज की, लेकिन उसके साथ अवेयरनेस जो WHO की आती रहती है। और फिर मैं तो ज्यादातर अपने एम्बेसी के पेज से और एम्बेसी से ही जुड़ा रहता हूँ, जो बराबर जुड़ा रहा, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और जो हमारे लिए जो क्या रियली गाइड है। यस, बिल्कुल। यहाँ पर एम्बेसी तब से ही, उससे पहले से ही ऑनलाइन योगा क्लासेस चलाते हैं, जिसमें लोकल ब्राजीलियन भी पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग भी करते हैं। अभी जस्ट आपके प्रोग्राम से आधा घंटे पहले ही योगा सेशन आधा घंटे का कंप्लीट हुआ है। और जिससे हाँ, जो
बाद में जब पहले जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो खेप यहाँ भेजी गई थी उसमें लेके तब लोगों को बहुत उत्साह था, लोग मेरे को रिकॉग्नाइज थैंक यू बोल रहे थे, जबकि मेरा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन तो जब स्टार्टिंग में थी, और लोकल गवर्नमेंट का यहाँ यही था कि सब नागरिकों को, हाँ इन्होंने जो ये साथ में कुछ दवाइयां दी हैं, लेकिन क्या है मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि उनका खुद का सिस्टम है। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो स्थिति काफी हद तक कंट्रोल भी आई है, लेकिन कई जगहों पर लापरवाही भी सामने आई है। सरकार की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि मास्क को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही है, और डॉक्टर्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना को लेकर, तब तक मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस, ये तीन चीज काफी है। आपको लगता है कि जो मामले लगातार बढ़े हैं और भारत में ही अकेले 1 लाख लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई है, ये तमाम तीन चीजों को नजरअंदाज करना भारी पड़ा है? जी कुणाल जी, ये पेंडेमिक था, तो जब पेंडेमिक आया था तो हम डॉक्टर्स को भी समझने में टाइम लग गया था बेसिकली, क्योंकि ये इस तरह का वायरस था जो हमने कभी ना पहले सुना ना कभी पहले देखा। मार्च में जब हमारे चीजें आई, गतिविधियां देखा वुहान वायरस से, फिर जब वो इंडिया में पता लगा, केसेस अफेक्ट हुए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जब आई इंडिया में, दिल्ली में, तो उस टाइम पे देखिए उतना हम सबको, इट्स अ न्यू थिंग फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ अस। समझते समझते भी टाइम लग गया। डॉक्टर्स के लिए कितना चैलेंजिंग था कि कैसे प्रिवेंशन करना है, क्या करना है। फिर जब रिसर्चर्स करी गई और धीरे धीरे हम इस मामले पर आए कि कैसे, क्योंकि वायरस तो एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है। हम एज अ डॉक्टर यही गाइड करते हैं कि इन्फेक्शन से बचने के लिए आपके प्रिवेंटेबल बैरियर्स हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो मास्क हो, फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन हो, यूज ऑफ द सैनिटाइजर हो, उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग हो, फिजिकल बैरियर्स हो। तो ये जो 5 चीजें अपने आप में शुरू से बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये जो केसेस हमारे अब जो ज्यादा बढ़ रहे हैं, अनलॉकडाउन फेज 1 में बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, जब हमारा कंप्लीट अनलॉकडाउन हो चुका है। उससे पहले जब हम लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में हालांकि तब पैंडेमिक को समझने में ही टाइम लग गया था, क्योंकि कहीं ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को ज्यादा दिखा रहा था। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की देख रहे थे, वहां पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे थे। तो जब हम लोगों की डॉक्टर्स की पैंडेमिक में आपस में भी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स बने बड़े, तब हमने देखा कि यूज ऑफ द रेमडेसिविर, यूज ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी और यूज ऑफ ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल है। पर इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा वो आयुष मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, स्टेट सेंट्रल गाइडलाइंस का। इन्होंने टाइम टू टाइम हम सब डॉक्टर्स का समर्थन करा और हमें ज्यादा एनेबल करा, एम्पावर करा टू फाइट दिस पैंडेमिक। और आज की डेट में भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई ओलंपिक रेस तो नहीं है, बस हम वर्ल्ड एक यूनाइट हो चुका है। सब डॉक्टर्स, आपस में हेल्थ के प्रोफेशनल्स हेल्थ हाथ मिला चुके हैं टू कंट्रोल दिस हो रही है। क्या नॉर्मैलिटी आई है, सामान्य हुआ है जनजीवन वहां पर, जिस तरह से भारत में अनलॉक 5 चल रहे हैं, अनलॉक 5 चल रहा है, अमेरिका में भी क्या अनलॉक को लेकर चीजें काफी हद तक नॉर्मल हुई हैं? आप लोग आउटलॉक कॉलेज रीओपनिंग की बात सामने आई है वहां पर? कुणाल जी, अगर आपके सवाल अगर मेरे से है तो एक्चुअली बड़ा ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। तो नहीं, नॉर्मलसी की तरफ तो नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो थोड़ा पीक थी वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुई है, वो तो आप देख ही रहे हैं सारा। पर नॉर्मलसी से तो शायद बहुत दूर है अभी ये देश। लाइक इनको बात यही है ना कि अगर यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से काम किया जाए, और अभी हम थोड़ा ओवर रिलाय कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ग्लोबली, पर वो इतना आसान काम नहीं है। पहले तो देयर आर इफ्स एंड बट्स, हाउ सक्सेसफुल इट इज गोइंग टू बी, कितना इफेक्टिव होगी, कितनी सेफ होगी वैक्सीन, तो उसका हम लोग सब वेट कर रहे हैं जब तक फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आते क्लियर करके। प्रशांत जी, जब कोरोना फेज आया तो कहीं पर एक बहुत इमोशनल और दिल छूने वाला सवाल है, कभी लगा हिंदुस्तान वापस चलते हैं, ब्राजील में नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, बेहतर होता कि स्थिति भारत में होते या प्रशांत जी? बिल्कुल ऐसा ही लगा कि अब तो चलते ही हैं, अब यहाँ नहीं, अब रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए। और एक तो दूसरा, यूएसए में तो बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं, तो वहां चलता है थोड़ा, ठीक है आपस में। जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ तो मुश्किल से 2-3 मिल रहे हैं मुझको, जो भी हैं वो कोस्टल सिटीज में है भारतीय, मतलब वो फॉर एंड वाइड ही है। तो अब उनके साथ तो बस उतना ही टेलीफोन से आया हो पाती है। जब यहाँ बहुत ज्यादा केस बढ़े थे तो मैंने उसी टाइम
एम्बेसी संपर्क किया, मैंने कहा कैसे इवैक्यूएशन हो सकता है, तो तब तक वो चल ही रहा था कि वंदे भारत मिशन स्टार्ट करेंगे, और तब स्टार्टिंग थी उस फेज की। फिर क्या हुआ उसके बाद, धीरे धीरे मैं भी यूज टू हो गया, फिर देखा कि अब चल जाएगा और ज्यादा फायदा लेने, क्योंकि जाना भी एक तरह से रिस्क था उस टाइम, यही पता नहीं था कि फ्लाइट के अंदर फैल जाएगा, क्या पता क्या हो, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी बोल रहे हैं कि जब डॉक्टर्स को पता नहीं था, तो हम तो आम नागरिक हैं, हमें तो इतना जो आप बताते थे वही हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे एज इट। तब तक इसमें था ही नहीं, जब किसी सिम्टम पता नहीं है, तो बस यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, 100% हाइजीन का पालन कीजिए, कुछ भी बाहर से सामान लेने आइए उसको सैनिटाइज करिए। तो ऐसे ही चला है। बाकी बिल्कुल हिंदुस्तान आने का यही लग रहा था कि आज चलें, अभी चलें, और फिर नहीं हो सके पैदल निकल जाएं अगर पॉसिबल हो तो। अशोक जी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपके मन में चल रहा था कि अमेरिका छोड़ते हैं, हिंदुस्तान चलते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पर तो लोग सुन रहे थे कि इंडिया में भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं, और यहाँ एक बड़ी इशू ये खड़ा हो गया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट सारी होल्ड पर थी, लाइक अगर चाह के भी लोग, बहुत सारे लोग जाना भी चाहते थे, तो भी मुश्किल हो रहा था यहाँ पर। तो वो एक बेचैनी तो थी, सबके दिल में एक बेचैनी तो थी कि क्या हो रहा है, क्या है। बट जैसा मैंने कहा कि यहाँ थोड़ा सा इतना पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जो करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं। जो मास्क लगाना चाहते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो वो फ्रीडम थी करने की। तो मैंने हो रही थी चीजें यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश में, भारत में, कि हम लोग जितना हम लोग वैक्सीन पे एम्फेसिस दिया गया, अगर उतना ही एम्फेसिस अगर थेरेपेटिक्स पर भी दिया गया होता, और स्पेशली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भारत बहुत कुछ दे सकता था इस वक्त। मैं खुद बॉटनिकल थेरेपेटिक्स पे काम करता हूँ, 25 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने खुद ऐसी दवाएं डेवलप की हुई हैं which are very strong antiviral। एक्चुअली सार्स का जब इन्फेक्शन हुआ था 2003 में, तो वहाँ टेस्टिंग हुई थी उनकी, they were very effective there। जो साइटोकाइन स्ट्रॉमिंग की बात कर रही थी, we would have been able to handle them very well। एक्चुअली ये कुछ यूएस पेटेंटेड बॉटनिकल ड्रग्स हैं जो हमने डेवलप की। तो मैं कहता हूँ अगर भारत में थोड़ा सा वैक्सीन के साथ साथ अगर हम लोग न्यू थेरेपेटिक्स पर भी गए होते, जैसा मैंने कहा कि वैक्सीन के अपने लिमिटेशंस हैं, कि डिलीवरी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, क्या कहेंगे कि जो बात यहाँ पर डॉक्टर अशोक जी ने रखी है? मैं तो यही बोलूंगा कि एक प्रोवर्ब है, इफ यू वांट टू मेक समथिंग हैपन यू कैन ऑलवेज मेक इट हैपन, देयर इज ऑलवेज अ वे इफ इट व्हाट यू वांट एक्चुअली। तो जब हमारे इस समय वैक्सीन कोविड-19 की कहीं से भी आए, चाहे हमारे इंडिया के किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत या विश्व के किसी भी कोने से आए, तो हमारा जो फोकस है, हम सबको बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन और एक डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर प्रोफेशनल होने के नाते to minimize the deaths as well as maximize the health and the well-being of all the patients, of all the people around us। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर अशोक कुमार खुद एक बोटानिकल साइंटिस्ट हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, प्रशांत जी ब्राजील से जुड़े हुए हैं, ब्रिक्स हमारे साथ मोदी साहब के रेजिम में ब्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है बेसिकली। तो यही है कि where there is a will there is a way, and tomorrow is the day which can always give us up most of the optimism, most of the positivity कि हम सब वापस आए और अपने देश को और विश्व को प्रोटेक्ट करें। क्या कुछ तो प्रवासी भारतीय कर रहे हैं ब्राजील में, ताकि कोरोना एपिडेमिक की जो कही जा रही है, WHO की तरफ से कहा कि दूसरी लहर आ सकती है, सर्दियों में ये जो कोरोना महामारी है कुछ ज्यादा व्यापक आ सकती है, तो अभी से वहाँ पर तैयारियां कुछ हुई हैं या फिर अभी तो मौजूदा स्थिति है उससे ही पहले निपटा जा रहा है? अभी तो मौजूदा स्थिति से ही निपट रहे हैं। हाँ, कुछ शहरों में सेकेंड वेव आनी शुरू हो गई है, जैसे यहाँ मनाउस में मैं हूँ, यहाँ पर सेकेंड वेव आनी शुरू हो गई है। साओ paulo में भी हल्का हल्का है, एंड प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन अभी तो सरकार वैक्सीन के ऊपर ही यहाँ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्राजील में तो बिल्कुल वैक्सीन के ऊपर ही है सरकार और नागरिकों का भी फोकस। सभी जो राज्यों के गवर्नर हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिस्टर बोल्सोनारो, वो पूरा यहाँ पर वैक्सीन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और हाँ, जो लॉकडाउन के लिए जो लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या हेल्थ हाइजीन मास्किंग, तो इसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के ऊपर यहाँ ज्यादा ध्यान है। बाकी देशों में कुछ और भी अल्टरनेट थेरेपी, यहाँ प्योरली वैक्सीन के ऊपर ही ध्यान है। ठीक है, एक अंतिम अहम सवाल, किस तरह से अब आप अपनी तरफ से निजी तौर पर प्रिपरेशन नजर आ रही है
क्या कुछ आपने इंतजाम किए हैं? आयुर्वेद की बात की जाए, प्राणायाम की बात की जाए, या फिजिकल फिटनेस की बात की जाए, या अन्य साधनों की बात की जाए, तो लाइफ को आने वाले वक्त में और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए क्या कुछ किया जाए? प्रशांत जी। इसमें जो देखिए, मैं तो पूरा पूरा भारत सरकार, आयुष मंत्रालय और जो भी गाइडलाइन आती है 100% फॉलो करता हूँ। और जो हमारे जान पहचान वाले यहाँ के लोकल लोग हैं और भी जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और जो मेरे कुलीग थे उनको भी बोलता हूँ और अपनी तरफ से भी कुछ देने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी मैं, अगर मेरे पास कुछ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं, कुछ जो जिंजर पाउडर और काली मिर्च है, लौंग है, तुलसी अभी तक ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं है, लेकिन कुछ पाउडर मिल गया है। तो ऐसे करके, लेकिन अभी फिलहाल में तो यही है कि योगा करना और आयुर्वेद का पूरा पूरा। योगा, प्राणायाम, आयुर्वेदिक और जी, वापस रिपीट कीजिए, क्लियर नहीं। आपकी आवाज। हाँ ठीक है, लगता है शायद डॉक्टर अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही क्योंकि काफी दूर वो इस वक्त हैं और शायद सिग्नल का इशू है। लेकिन प्रोफेसर सिद्धार्थ, अंतिम सवाल कि जिस तरह से कोरोना काल में समय अभी गुजर रहा है, लापरवाही भी है, लेकिन चुनौतियां भी, सबसे अहम क्या चीज है इस चुनौती के बीच? सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना, या फिर ये सोचकर बैठे रहना कि जब तक ये पूरा संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता तब तक फिलहाल किसी चीज को हाथ नहीं। चुनौती के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। और मैं यही कहना चाहूंगा MH1 के माध्यम से कि इस समय चुनौती में भी हमें अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना है, सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें डरना नहीं है, कोरोना से डर के हमें नहीं डरना, हमें डट के मुकाबला करके जीतना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ब्राजील से हमारे साथ अपना समय शेयर करने के लिए, और डॉक्टर अशोक कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा हाल कोरोना अपडेट को लेकर जो चर्चा थी काफी सार्थक रही। उम्मीद करते आने वाले वक्त में जिस तरह से कोरोना महामारी है, कुछ सावधानियां, कुछ एहतियात और कुछ सुरक्षा उपायों के साथ हम समय को भी पार। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।